नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालते हुए। चीन से विवाद पर राजनाथ ने की लीपापोती, कब्जे की बात छिपाई। पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने कहा, लोगों की आवाज़ कुचली जा रही है। जया का रवि किशन को जवाब, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। 2,500 लोगों ने रिया मामले में लिखा मीडिया के नाम खुला खत। देश को नुकसान पहुंचा रहा है सुरेश चौहान के, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करेंगे बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि अच्छी और सच्ची पत्रकारिता के लिए आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बारे में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में फिर से वही पुरानी बातें दोहराई जो सरकार शुरुआत से कहती आ रही है। इस दौरान उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया। मतलब ये अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि चीन ने कितनी ज़मीन कब्जाई है, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है चीन ने भारतीय ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। चाहे सरकार माने या न माने, लेकिन ये तो सरकार की कार्यशैली से भी जाहिर हो चुका है। क्योंकि अगर चीनी हमारी सीमा पर आए ही नहीं थे और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए तो कैसे हुए? फिर बार बार रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक किस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और सरकार बार बार पहले जैसी स्थिति पर लौटने की बात क्यों कर रही है? विदेश मंत्री तो यहाँ तक कह चुके हैं कि ये 1962 के बाद से अब तक की सबसे नाजुक स्थिति है और इसी का ही निचोड़ एक बार फिर रक्षा मंत्री ने सदन में बता दिया। उन्होंने कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंगला और पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर हालात तनावपूर्ण हैं। चीनी सेना की तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ाई है। इसके साथ ही उन्होंने ये दोहराया कि हमारी सेना हर स्थिति के लिए तैयार है। ये ऐसे जवाब हैं जो पिछले 3-4 महीने से देश की जनता बार बार सुन रही है। इसीलिए विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि PM मोदी लाल आँख करके चीन से बात क्यों नहीं करते हैं। तो ये पूरा बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिया है और इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि किसी तरह से विपक्षी हमले को कुंद किया जाए, अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जाएं जिससे सवाल न किए जा सकें। तो उन्होंने एक लीपापोती की है जिसमें सच्चाई को साफ तौर पर वो छुपा गए हैं। सब जानते हैं कि तकरीबन 1000 वर्ग किलोमीटर का एरिया चीन ने कब्जा कर लिया है और वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इस सरकार के मुंह से उस बारे में एक भी शब्द नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को इस बारे में एक बार बयान दे चुके हैं कि न कोई आया है न कोई घुसा है, लेकिन उसके बाद से इतने तथ्य आ चुके हैं, इतने सबूत आ चुके हैं कब्जे के कि उनकी ज़ुबान बंद हो चुकी है और वो चीन का नाम तक अपनी ज़ुबान से नहीं लेते हैं। तो सरकार बहुत ही रक्षात्मक मुद्रा में है और उसके पास कोई जवाब है नहीं। अब ये लीपापोती लोगों को कितनी रास आएगी, कितने लोग इससे सहमत होंगे, ये देखने की बात है। वैसे तो स्पष्ट है सब कुछ कि ये सरकार छिपा रही है और देश को अंधेरे में रख रही है कि वास्तव में स्थिति क्या है। विपक्षी दल अब इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। हो सकता है सदन में चर्चा भी हो और उस दौरान ये सवाल बार बार वहाँ उठेंगे। लेकिन
संभावना यही है कि ये सरकार इन सवालों के जवाब नहीं देगी, इनसे कतराकर निकल जाएगी, क्योंकि जैसे ही इन सवालों के जवाब देने की वो कोशिश करेगी वो फंस जाएगी और ये देश के सामने समझ में आ जाएगा, देश को पता चल जाएगा कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकार अपने झूठ को छिपाने के लिए एक और काम कर रही है, वो एक पर्देदारी करना चाहती है। सैनिकों के नाम पर, सेना के नाम पर इस तरह की माहौल बनाना चाहती है कि अगर आप इस बारे में कोई सवाल करेंगे तो ये सेना और सैनिकों की निष्ठा पर सवाल होगा, उनकी वफादारी, उनकी योग्यता, उनकी शौर्य पर सवाल होगा। तो आपको इस तरह से राष्ट्रवाद के, नकली झूठे राष्ट्रवाद की आड़ में वो आपको तीखे प्रश्न करने से रोक रही है। हालांकि हमारे सैनिक, हमारी सेना कितनी कुशल है, हम पिछले कई युद्धों में देख चुके हैं और उनके जो कारनामे हैं उन पर गर्व भी करते हैं, लेकिन ये सरकार उनको अपने लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। आइए अब अगली खबर लेते हैं। कई अहम मसलों पर न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़े करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण हज़ारों लोगों को जेल में डाल दिया गया है। जस्टिस लोकुर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशरी विषय पर सोमवार को हुए एक वेबिनार में बोल रहे थे। इस वेबिनार का आयोजन कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और स्वराज अभियान एनजीओ की ओर से किया गया था। उन्होंने कहा कि कई लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सोचती है कि वे ऐसा करके अपनी हदों को पार कर रहे हैं। तो लोग क्या कर सकते हैं? वे सड़कों पर नहीं जा सकते और हिंसा नहीं कर सकते, वे केवल अपनी बात को कहना जारी रख सकते हैं। जस्टिस लोकुर ने कहा कि लोगों द्वारा अपनी आवाज़ को उठाने पर राज्य सरकारें उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा देती हैं। उन्होंने कहा कि राजद्रोह का इस्तेमाल लोगों की आवाज़ को सख्ती से कुचलने के लिए किया जा रहा है। राजद्रोह देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों पर लगाया जाता था। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा भाषण जो देश की एकता और अखंडता की बात करता हो, उसे देश तोड़ने वाला करार दिया जा रहा है और ऐसी बातें कहने वालों को नज़रबंदी या हिरासत में रखा जा रहा है। जस्टिस लोकुर ने कहा, कुछ युवा छात्र जिनसे देश के लिए कुछ बेहतर हो सके इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम आपको गैर कानूनी गतिविधियों और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा की बात करते हैं और आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करते। हालांकि जस्टिस लोकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा डॉक्टर कफील और दिल्ली में हो रही लगातार गिरफ्तारियों के से जुड़ा हुआ है और जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन चला था, उनमें शिरकत करने वाले, उनमें भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ जो सरकार अभियान चला रही है, ये उसके संदर्भ में है। और जस्टिस मदन बी लोकुर उन जजों में से नहीं है जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए, सरकार से पुरस्कार पाने के लिए कुछ झूठे फैसले दिए हों, फर्जी फैसले दिए हों या उन सरकार को खुश करने वाले फैसले दिए हों। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आपको याद होगा जिन 4 जजों ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें से भी एक जस्टिस बी लोकुर थे और ये उन्होंने जो कुछ भी बयान दिया है कुछ ऐसी बात नहीं है जो हम सब नहीं जानते हैं। हम सब जानते हैं, लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली दंगों के मामले में किस तरह से ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है जिनके बारे में किसी तरह का कोई शक भी नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स लीडर्स को फंसाया जा रहा है, पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, जामिया के स्टूडेंट्स को फंसाया जा रहा है और तो और विनोद दुआ, योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर, अपूर्वानंद, इन तमाम लोगों की जिनकी छवि बिल्कुल साफ़ सुथरी है और वो लोगों से जुड़े मुद्दों के लिए लड़ने वाले लोग माने जाते हैं, उनको भी इस टारगेट कर रही है सरकार, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकार इनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर लेते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने एक्टर राजनेता रवि किशन के सोमवार को संसद में दिए बयान पर सीधा निशाना साधा है। जया बच्चन ने कहा, मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले लोग सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है अब वो इसे गटर कह रहे हैं। मैं पूरी तरह से इनसे असहमत हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार ऐसे लोगों को इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करने को कहेगी।
रहेगी। जय बच्चन ने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जय बच्चन ने शून्यकाल के दौरान कहा है कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि खराब नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बीते कल लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले एक लोकसभा सदस्य के ऊपर शर्मिंदा हैं। वहीं जय बच्चन के इस भाषण के बाद कंगना रनौत इस मामले में भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जय जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता, क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार धमकियां और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। बता दें कि सोमवार को रवि किशन ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था और इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए कहा था कि पाकिस्तान और चीन से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और ये देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी ये पहुंच चुकी है और एनसीबी इसकी जांच कर रही है। तो दोनों जो एक रवि किशन कह रहे हैं और एक जया बच्चन कह रही हैं, दोनों की बातों में काफ़ी दम है। दोनों को जरा संतुलित होकर देखने की ज़रूरत है। अगर रवि किशन ये मामला उठा रहे हैं तो किस लिए उठा रहे हैं और क्या उनका मकसद सिर्फ ये जो ड्रग्स की बीमारी फैली है उस पर टारगेट करना है या फिर वो सुशांत वाले मामले पर राजनीति कर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उसको वो सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो पक्ष ये है। दूसरा, जय बच्चन का ये कहना सही नहीं है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद करना। जिस थाली में खा रहे हैं अगर वो थाली गंदी है तो उसके बारे में भी जिक्र करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड धीरे धीरे गटर बन गया है। वहाँ अपराध भी हैं, वहाँ ड्रग्स भी हैं और तमाम तरह के धत्कर्म भी हैं, ये हम सब जानते हैं। तो अगर वो गटर का ढक्कन खुल रहा है और उससे बदबू आ रही है तो उसकी सफाई भी ज़रूरी है। लेकिन ये कंगना रनौत जो एक कैरेक्टर हैं, जो मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर भी नज़र आती हैं, इनके बारे में कहा जाता है, उनका ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा हम कहेंगे अतिवादी है, क्योंकि वो भी असल में बीजेपी की ही राजनीति कर रही हैं। वो सुशांत का पक्ष देख रही हैं, रिया चक्रवर्ती का पक्ष नहीं देखती हैं, क्योंकि सुशांत की राजनीति को बीजेपी बिहार में भुनाना चाहती है। तो ये पूरा एक जो सुशांत और रिया के मामले से पूरा परिदृश्य बना है, उसमें इन अभिनेता अपने अपनी तरह से अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा संतुलित होकर रिएक्शन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा संतुलित होकर इस पर विचार करने की ज़रूरत है और कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगली खबर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उसको लेकर 60 संगठनों और 2500 से ज़्यादा जाने माने लोगों ने न्यूज़ मीडिया को खुला खत लिखा है। इसमें सोनम कपूर आहूजा, जोया अख्तर, गौरी शिंदे, अनुराग कश्यप और अदिति मित्तल जैसे नामचीन लोगों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। खत में कहा गया, जब हम मीडिया को रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़े देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आपने पत्रकारिता के हर पेशेवर नैतिकता को क्यों त्याग दिया है। आप एक महिला की मानवीय शालीनता और गरिमा को बनाए रखने के बजाय कैमरे लेकर उस पर हमला करने में क्यों लगे हैं। आप उसकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं, उसे झूठे आरोपों पर दिन रात काम कर रहे हैं। रिया को फंसाओ ड्रामा चल रहा है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि हमने सलमान खान और संजय दत्त के मामले में आपका दयालु और सम्मानजनक रुख देखा है, लेकिन जब बात एक महिला की आती है जिसने कोई अपराध किया है, ये अभी साबित भी नहीं हुआ है, आप उसके चरित्र पर बार बार हमला कर रहे हैं। उस पर और उसके परिवार पर निशाना साधने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों को उकसा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी को अपनी जीत बता रहे हैं। क्या जीत है इसमें? तो ये न्यूज़ मीडिया का की जो भूमिका हम पिछले 2-3 महीनों में बल्कि 15-20 सालों में लगातार देख रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार
नीचे गिरता चला गया, रसातल में चला गया। और ख़ास तौर से सुशांत सिंह वाले मामले को उसने जो टीआरपी के तौर पर भुनाने की कोशिश की और एक राजनीति का हिस्सा बन के गोदी मीडिया ने जो काम किया है, और ख़ास तौर से रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से टारगेट किया है, एक सॉफ्ट टारगेट को लेकर उन्होंने रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने की कोशिश की, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए और 15 करोड़ हड़पने से लेकर तमाम तरह के इल्ज़ाम जो कि झूठे साबित हो चुके हैं, जिनके बारे में कोई सबूत सामने नहीं आया है। और अब ड्रग्स के मामले में उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत खुद मनोरोगी था, तमाम तरह के मनोरोगों से ग्रस्त था और खुद एक अय्याश तबीयत का व्यक्ति था और जो ड्रग्स लगातार लेता रहा था। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कम बात हो रही है जो इस तरह का जीवन जी रहा था और एक महिला को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसके पक्ष में कोई बचाव नहीं है। वो एक चूँकि वो जीवित है और उसको हमला करके बिहार की राजनीति में फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो तमाम तरह की एजेंसियां भी उसके पीछे लगा दी गई हैं। तो ये तमाम खेल चल रहे हैं और मीडिया इसमें एक बहुत ही घटिया भूमिका अदा कर रहा है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के यूपीएससी में कथित तौर पर मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश पर केंद्रित शो पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस शो को बिना तथ्य वाला बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम को एक स्वतंत्र समाज में नहीं दिखाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी पर संघ लोक सेवा आयोग में मुसलमानों के प्रवेश के संबंध में आयोजित कार्यक्रम पर सख्त टिप्पणियां की हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है, ये कार्यक्रम बहुत ही कपटपूर्ण है। एक विशेष समुदाय के नागरिक जो एक ही परीक्षा से गुजरते हैं और एक ही पैनल को साक्षात्कार देते हैं, ये यूपीएससी परीक्षा पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश में घृणास्पद भाषण का केंद्र बिंदु बन गया है, हेट स्पीच का केंद्र बिंदु बन गया है। उन्होंने कहा, लोग शायद आज अखबार नहीं पढ़ते लेकिन टीवी देखते हैं। फिर स्थानीय भाषाओं में स्थानीय पत्रिकाओं की पहुंच मुख्य धारा के अंग्रेजी अखबारों से ज़्यादा है। इस दौरान जस्टिस जोसेफ ने कहा कि प्रोग्राम कोड के नियम 6 में कहा गया है कि केवल टीवी कार्यक्रम कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जो किसी विशेष धर्म या समुदाय को निशाना बनाता हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, ये कैसे इतना कट्टर हो सकता है, ऐसे समुदाय को लक्षित करना जो सिविल सेवाओं में शामिल हो रहा है। मंगलवार को पीठ ने चैनल के वकील वरिष्ठ अभिवक्ता श्याम दीवान से कहा कि उन्हें अदालत को बताना होगा कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने श्याम दीवान से कहा, हम आपके मुवक्किल से कुछ संयम की उम्मीद करते हैं। निस्संदेह आपको समय देंगे। आपका मुवक्किल जो कर रहा है उससे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। पीठ ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और नियमों की लागू करने की आवश्यकता पर विचार किया। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि कोई भी स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी नहीं है। तो बहुत ही सटीक टिप्पणियां की हैं इस कार्यक्रम पर, जो यूपीएससी जिहाद के नाम से बिंदास बोल में अपने कार्यक्रम में सुदर्शन टीवी के मालिक सर्वेसर्वा सुरेश चौहान के करना चाहते थे। उनके प्रोमो में जितने घटिया ढंग से इस कार्यक्रम का प्रचार किया गया था और जिस घटिया ज़ुबान में जो झूठे तथ्य रखे गए थे, वो अपने आप में सब कुछ कह देने वाले हैं। उसके बाद किसी तरह की तहकीकात की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने उकसाऊ, भड़काऊ, उत्तेजक, उन्मादी कार्यक्रम को टेलीविज़न पर दिखाना, दरअसल ये एक देश विरोधी एक्ट है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला प्रोग्राम है। और तमाम तरह की टिप्पणियां, केवल जो एक्ट है 1995 का, उसका जो प्रोग्राम कोड है उसका भी उल्लंघन है इसमें। तो हर तरह से ये प्रोग्राम डैमेज है। एक समुदाय विशेष को शैतान बनाने की कोशिश करता है, उसे खलनायक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, लोगों के बीच, समुदायों के बीच घृणा फैलाता है, नफरत फैलाता है, हिंसा को उकसाता है। तो ये इस कार्यक्रम के बारे में जो भी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं वो सिर माथे पर। लेकिन अगर ये
व्यक्ति इस तरह का चैनल चला रहा है और इस तरह के प्रोग्राम दिखाता रहता है और ये प्रोग्राम दिखाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर जो आपराधिक धाराएं हैं उनकी तरफ उनके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो समाज में असंतोष पैदा करने की और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश भी है। तो ये कानून के सिर्फ टिप्पणियां करने से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा ये है कि इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए और जो भी दंड होता है आईपीसी और सीआरपीसी के तहत वो इसको दिया जाना चाहिए। और अंत में अब कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें कि भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 49,30,000 पार कर गया है। इसका मतलब है कि कल की खबर में आप जानेंगे कि हमारे यहाँ 50 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं इसके कोरोना के। चीन इस साल तक के अंत तक अपनी वैक्सीन को ला सकता है, ये चीन से खबर आई है। चीन की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल अंतिम स्थिति में है, अंतिम दौर के ट्रायल चल रहे हैं और वो कभी भी आ सकती है। ये उम्मीद नवंबर तक इस साल के वो की जा रही है। और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,91,00,000 के पार चला गया है, तो ये 3 करोड़ का आंकड़ा भी छूने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन दोस्तों ने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।